हेल्म्स डीप। ईडोरस से निकलते समय सूरज पहले से ही पश्चिम की ओर बढ़ रहा था और उसकी रोशनी उनकी आंखों में थी, जो रोहन के सभी घुमावदार खेतों को सुनहरे धुंध में बदल रही थी। व्हाइट माउंटेन की तलहटी के साथ उत्तर पश्चिम की ओर एक पक्की सड़क थी और वे इस पर चलते हुए हरे भरे देश में ऊपर नीचे कई घाटों से छोटी छोटी तेज धाराओं को पार करते हुए आगे बढ़े। बहुत आगे और उनके दाईं ओर धुंधले पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मील बीतने के साथ साथ वे और भी गहरे और ऊंचे होते जा रहे थे। सूरज धीरे धीरे उनके सामने डूब रहा था। शाम पीछे आ गई, सेना आगे बढ़ती गई। जरूरत ने उन्हें आगे बढ़ाया। बहुत देर से पहुंचने के डर से वे पूरी गति से आगे बढ़े, कभी कभार ही रुके। रोहन के घोड़े तेज और धीरज वाले थे, लेकिन अभी कई लीग बाकी थे। ईडोरस से इसेन के घाटों तक एक पक्षी की तरह 40 लीग और उससे भी ज्यादा दूरी थी, जहां उन्हें राजा के उन आदमियों को खोजने की उम्मीद थी जिन्होंने सरोमन की सेना को रोक रखा था। रात उनके चारों ओर घिर आई। आखिरकार वे अपना शिविर बनाने के लिए रुके। वे लगभग 5 घंटे तक सवारी करते रहे और पश्चिमी मैदान में बहुत दूर निकल गए, फिर भी उनका आधा से ज्यादा सफर अभी भी उनके सामने था। तारों भरे आसमान और बढ़ते चांद के नीचे एक बड़े घेरे में उन्होंने अब अपना पड़ाव बनाया। उन्होंने कोई आग नहीं जलाई, क्योंकि उन्हें घटनाओं के बारे में अनिश्चितता थी, लेकिन उन्होंने अपने चारों ओर घुड़सवार पहरेदारों का घेरा बना लिया और स्काउट्स बहुत आगे निकल गए, भूमि की तहों में छाया की तरह गुजर गए। धीमी रात बिना किसी खबर या अलार्म के गुजर गई। भोर होते ही हॉर्न बजने लगे और 1 घंटे के भीतर वे फिर से सड़क पर निकल पड़े। अभी तक ऊपर कोई बादल नहीं थे, लेकिन हवा में भारीपन था। साल के इस मौसम के हिसाब से गर्मी थी। उगता हुआ सूरज धुंधला था और उसके पीछे धीरे धीरे आसमान में उसका पीछा करते हुए एक बढ़ता हुआ अंधेरा था, जैसे कि पूर्व से एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा हो। और दूर उत्तर पश्चिम में ऐसा लग रहा था कि मिस्टी माउंटेन के पैरों के आसपास एक और अंधेरा छाया हुआ था, एक छाया जो विजार्ड्स वैली से धीरे धीरे नीचे आ रही थी। गैंडाल्फ वापस उस जगह पर आ गया जहां लेगोलास जोमा के बगल में सवार था। लेगोलास, तुम्हारी आंखें अपने अच्छे रिश्तेदारों की तरह तेज हैं, उसने कहा, और वे 1 लीग दूर से गौरैया और चिड़िया में अंतर कर सकते हैं। बताओ, क्या तुम वहां से दूर इसेंगार्ड की ओर कुछ देख सकते हो? कई मील की दूरी है, लेगोलास ने उधर देखते हुए और अपने लंबे हाथ से अपनी आंखों को छाया देते हुए कहा। मैं एक अंधेरा देख सकता हूँ। इसमें आकृतियां घूम रही हैं, नदी के किनारे दूर दूर तक बड़ी बड़ी आकृतियां, लेकिन वे क्या हैं, मैं नहीं जानता। मैं नहीं बता सकता। ये धुंध या बादल नहीं है जो मेरी आंखों को हरा देता है, वहाँ एक घूंघट वाली छाया है जिसे कोई शक्ति भूमि पर डालती है और वह धीरे धीरे धारा के साथ आगे बढ़ती है। ऐसा लगता है जैसे अंतहीन पेड़ों के नीचे गोधूली पहाड़ियों से नीचे की ओर बह रही हो। और हमारे पीछे मोडोर का एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, गैंडाल्फ ने कहा। यह एक काली रात होगी। जैसे जैसे उनकी सवारी का दूसरा दिन नजदीक आता गया, हवा में भारीपन बढ़ता गया। दोपहर में काले बादल उन्हें घेरने लगे, एक उदास छतरी जिसके किनारे बड़े बड़े लहराते हुए थे और उसमें चमकती हुई रोशनी थी। सूरज ढल गया, धुएं के धुंध में खून की तरह लाल। सवारों के भालों में आग लगी हुई थी, जैसे प्रकाश की आखिरी किरणें त्रिहन की चोटियों के खड़ी किनारों को जला रही थीं। अब वे बहुत करीब थे और व्हाइट माउंटेन की सबसे उत्तरी भुजा पर खड़े थे। 3 दांतेदार सींग सूर्यास्त को भूर रहे थे। आखिरी लाल चमक में अग्रिम पंक्ति के लोगों ने एक काला धब्बा देखा। एक घुड़सवार उनकी ओर वापस आ रहा था। वे उसका इंतजार करते हुए रुक गए। वह थका हुआ आदमी आया, उसकी हेलमेट और फटी हुई ढाल थी। धीरे धीरे वह अपने घोड़े से उतरा और कुछ देर वहीं खड़ा रहा, हौंफता रहा। आखिरकार उसने बात की। क्या जोमा यहाँ है? उसने पूछा। तुम आखिरकार आ गए, लेकिन बहुत देर से और बहुत कम ताकत के साथ। थियोड्रेड के गिरने के बाद से हालात बहुत बुरे हो गए हैं। हमें कल इसेन के पार बहुत नुकसान के साथ वापस खदेड़ा गया, कई लोग क्रॉसिंग पर मारे गए। फिर रात में हमारे शिविर के खिलाफ नदी के पार नई सेनाएं आईं। पूरे इसेनगार्ड को खाली करना होगा,
और सरुमन ने नदियों के पार डिनलैंड के जंगली पहाड़ी लोगों और चरवाहों को हथियारबंद कर दिया है, और उन्हें भी उसने हम पर छोड़ दिया। हम पर काबू पा लिया गया था। ढाल की दीवार टूट गई थी। वेस्टफोल्ड के इर्केनब्रांड ने उन लोगों को वापस बुला लिया है जिन्हें वो हेल्म्स डीप में अपने किले की ओर इकट्ठा कर सकता था। बाकी लोग बिखर गए हैं। जोमा कहाँ है? उससे कहो कि आगे कोई उम्मीद नहीं है। उसे एडोरस लौट जाना चाहिए, इससे पहले कि आइसेंगार्ड के भेड़िए वहां आ जाएं। थियोडेन चुपचाप बैठा था, अपने पहरेदारों के पीछे उस आदमी की नजरों से छिपकर। अब उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। आओ, मेरे सामने खड़े हो जाओ, सियोरल, उसने कहा। मैं यहाँ हूँ। इयोलिंगस की आखिरी सेना आगे बढ़ चुकी है। ये बिना युद्ध के वापस नहीं लौटेगी। उस आदमी का चेहरा खुशी और आश्चर्य से चमक उठा। उसने खुद को ऊपर खींचा। फिर वह घुटनों के बल बैठा और अपनी नोकदार तलवार राजा को पेश की। आज्ञा दीजिए, प्रभु, वह चिल्लाया, और मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा, तुमने सोचा कि मैं मैडसल्ड में सर्दियों की बर्फ के नीचे एक पुराने पेड़ की तरह झुका हुआ रह गया हूँ। ऐसा ही तब था जब तुम युद्ध के लिए सवार हुए थे। लेकिन एक पश्चिमी हवा ने शाखाओं को हिला दिया है, थियोडेन ने कहा। इस आदमी को एक नया घोड़ा दो। चलो हम मदद के लिए सवारी करते हैं नेकिनब्रांड का। जब थियोडेन बोल रहा था, गैंडाल्फ थोड़ी दूर आगे चला गया, और वह वहां अकेला बैठा, उत्तर की ओर इसेनगार्ड और पश्चिम की ओर डूबते सूरज को देखता रहा। अब वो वापस आ गया। सवारी करो, थियोडेन, उसने कहा। हेल्म्स डीप की ओर चलो। इसेन के फोर्ड्स पर मत जाओ, और मैदान में देर मत करो। मुझे तुम्हें कुछ देर के लिए छोड़ना होगा। शैडोफैक्स को अब मुझे एक त्वरित काम पर ले जाना होगा। आरागोन और जोमा और राजा के घर के लोगों की ओर मुड़ते हुए उसने पुकारा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, माप के भगवान को अच्छी तरह से रखना। हेल्म्स गेट पर मेरा इंतजार करो। अलविदा, उसने शैडोफैक्स से एक शब्द कहा, और धनुष से निकले तीर की तरह बड़ा घोड़ा उछलकर दूर चला गया। जब वे देखते ही रह गए, तो वह चला गया। सूर्यास्त में चांदी की चमक, घास पर हवा, एक छाया जो भाग गई और नजरों से ओझल हो गई। स्नोमैन ने सूंघकर पीछे की ओर देखा, उसका पीछा करने के लिए उत्सुक, लेकिन केवल पंखों पर उड़ता हुआ एक तेज पक्षी ही उसे पकड़ सकता था। इसका क्या मतलब है? एक गार्ड ने हब्मा से पूछा। उस गैंडाल्फ ग्रेहेम को जल्दी की जरूरत है, हब्मा ने उत्तर दिया। वो हमेशा बिना देखे ही चला जाता है और आ जाता है। अगर वर्मटंग यहाँ होता तो उसे समझाने में कोई कठिनाई नहीं होती, दूसरे ने कहा। ये सच है, हब्मा ने कहा, लेकिन अपने लिए, मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगी जब तक कि मैं गैंडाल्फ को दोबारा नहीं देख लेती। शायद आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, दूसरे ने कहा। सेना अब इसेन के फोर्ड की ओर जाने वाले मार्ग से हट गई और दक्षिण की ओर मुड़ गई। रात हो गई, और फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। पहाड़ियां पास आ गईं, लेकिन त्रिह्यर्न की ऊंची चोटियां पहले से ही काले होते आसमान के सामने धुंधली हो चुकी थीं। अभी भी कुछ मील दूर, वेस्टफोल्ड घाटी के दूर किनारे पर, एक हरा भरा कॉम्ब था, जो पहाड़ों में एक बड़ी खाड़ी थी, जिसमें से पहाड़ियों में एक घाटी खुलती थी। उस भूमि के लोग इसे पुराने युद्धों के एक नायक के नाम पर हेल्म्स डीप कहते थे, जिसने वहां अपना आश्रय बनाया था। त्रिह्यर्न की छाया में उत्तर से यह और भी अधिक खड़ी और सनकरी होती गई, जब तक कि कौओं से भरी चट्टानें दोनों ओर शक्तिशाली मीनारों की तरह उठ खड़ी नहीं हो गईं, जो प्रकाश को रोक रही थीं। हेल्म्स गेट पर, द्वीप के मुहाने से पहले, उत्तरी चट्टान से बाहर की ओर निकली हुई चट्टान की एक एड़ी थी। इसकी चोटी पर प्राचीन पत्थर की ऊंची दीवारें खड़ी थीं, और उनके भीतर एक ऊंचा टॉवर था। लोगों ने कहा कि गोंडोर के गौरव के दूर के दिनों में समुद्र के राजाओं ने दिग्गजों के हाथों से यहाँ ये किला बनाया था। इसे हॉर्नबर्ग कहा जाता था, क्योंकि टॉवर पर बजने वाली तुरही पीछे द्वीप में गूंजती थी, जैसे कि सेनाएं पहाड़ियों के नीचे की गुफाओं से युद्ध के लिए लंबे समय से भूले हुए लोग निकल रहे थे। प्राचीन लोगों ने हॉर्नबर्ग से दक्षिणी चट्टान तक एक दीवार भी बनाई थी, जो घाटी के प्रवेश द्वार को रोकती थी। इसके नीचे एक चौड़ी पुलिया से डीपिंग स्ट्रीम निकलती थी।
हॉर्नरॉक के पैरों के पास ये घुमावदार होकर एक चौड़ी हरी घाटी के बीच से एक नाले में बहती थी, जो धीरे धीरे हेल्म्स गेट से हेल्म्स डाइक तक नीचे की ओर झुकती थी। वहां से यह डीपिंग कूम में गिरती थी और वेस्टफोल्ड घाटी में निकल जाती थी। वहां हॉर्नबर्ग में हेल्म्स गेट पर मार्क की सीमाओं पर वेस्टफोल्ड के मालिक एर्केनब्रांड अब रहते थे। जैसे जैसे युद्ध की धमकी के साथ दिन ढलते गए, बुद्धिमानी दिखाते हुए उन्होंने दीवार की मरम्मत की और किले को मजबूत बनाया। घुड़सवार अभी भी कूम के मुहाने से पहले की निचली घाटी में थे, जब उनके स्काउट्स की चीखें और हॉर्नब्लास्ट सुनाई दिए जो आगे जा रहे थे। अंधेरे से तीरों की सीटी बजने लगी। एक स्काउट तेजी से वापस आया और उसने बताया कि घाटी में भेड़िया सवार थे और जंगली लोगों का एक समूह इसेन के फोर्ड से दक्षिण की ओर तेजी से बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे आगे बढ़ रहे हैं। हेल्म्स डीप के लिए, स्काउट ने कहा, हमने अपने कई लोगों को भागते हुए मृत अवस्था में पाया है और हमने बिखरी हुई टुकड़ियों को देखा है जो इधर उधर जा रही हैं, नेतृत्वविहीन। एर्केनब्रांड का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। संभावना है कि अगर वह पहले ही मर नहीं गया है तो उसे हेल्म्स गेट तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा। क्या गैंडाल्फ के बारे में कुछ देखा गया है? थियोडेन ने पूछा। हाँ प्रभु, बहुतों ने एक बूढ़े आदमी को घोड़े पर सवार होकर मैदानों में इधर उधर जाते देखा है, जैसे घास में हवा चल रही हो। कुछ लोगों ने सोचा कि वह सरुमन था। ऐसा कहा जाता है कि वह रात होने से पहले इसेनगार्ड की ओर चला गया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वर्मटन को पहले भी देखा गया था, जो ऑर्क्स की एक टोली के साथ उत्तर की ओर जा रहा था। अगर गैंडाल्फ उस पर हमला करता है तो वर्मटन के साथ बुरा होगा, थियोडेन ने कहा। फिर भी मुझे अब अपने दोनों सलाहकारों की याद आती है, पुराने और नए। लेकिन इस ज़रूरत में हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं है, जैसा कि गैंडाल्फ ने कहा, हेल्म्स गेट तक, चाहे एर्केनब्रांड वहां हो या न हो। क्या ये पता है कि उत्तर से आने वाली सेना कितनी बड़ी है? ये बहुत बड़ी बात है, स्काउट ने कहा। जो उड़ता है वो हर दुश्मन को 2 बार गिनता है। फिर भी मैंने साहसी लोगों से बात की है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुश्मन की मुख्य ताकत हमारे यहाँ मौजूद सभी ताकतों से कई गुना बड़ी है। तो फिर हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, जोमा ने कहा। हमें ऐसे दुश्मनों के बीच से गुजरना चाहिए जो हमारे और दुर्ग के बीच पहले से ही हैं। हेल्म्स डीप में गुफाएं हैं जहां सैकड़ों छिपे हो सकते हैं और गुप्त रास्ते वहां से पहाड़ियों तक जाते हैं। राजा ने कहा, गुप्त रास्तों पर भरोसा मत करो। सरुमन ने बहुत पहले ही इस देश की जासूसी कर ली है। फिर भी उस जगह पर हमारी सुरक्षा लंबे समय तक टिक सकती है। चलो चलें। अब आरागोर्न और लेगोलास जोमा के साथ आगे बढ़ रहे थे। वे अंधेरी रात में आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया और उनका रास्ता दक्षिण की ओर बढ़ता गया, पहाड़ों के पैरों के आसपास की धुंधली तहों में और ऊपर चढ़ता गया। उन्हें अपने आगे दुश्मनों में से कुछ ही मिले। यहाँ वहाँ उन्हें ओर्क्स के घूमते हुए गिरोह मिले, लेकिन राइडर्स के उन्हें पकड़ने या मारने से पहले ही वे भाग गए। जोमा ने कहा, मुझे डर है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, इससे पहले कि राजा की सेना के आने की खबर हमारे शत्रुओं के नेता सरुमन या उसके द्वारा भेजे गए किसी भी कप्तान को पता चल जाए। युद्ध की अफवाह उनके पीछे बढ़ती गई। अब वे अंधेरे में कर्कश गायन की ध्वनि सुन सकते थे। जब उन्होंने पीछे देखा तो वे डीपिंग कुंभ में बहुत ऊपर चढ़ गए थे। फिर उन्होंने असंख्य बिंदुओं पर मशालें जलती देखीं। पीछे काले खेतों पर आग की लपटें फैल रही थीं, लाल फूलों की तरह बिखरी हुई या निचली भूमि से लंबी टिमटिमाती हुई रेखाओं में ऊपर उठ रही थीं। यहाँ वहाँ एक बड़ी लपट उछल रही थी। अरागोर्न ने कहा, यह एक बहुत अच्छा मेजबान है और हमारा पूरा ध्यान रखता है। वे आग लेकर आते हैं, थियोडेन ने कहा, और वे आते ही जल जाते हैं, लकड़ी, खाट और पेड़। यह एक समृद्ध घाटी थी और यहाँ कई बस्तियाँ थीं। मेरे लोगों के लिए अफसोस। काश वह दिन आ जाता और हम पहाड़ों से निकले तूफान की तरह उन पर टूट पड़ते। आरागोर्न ने कहा, उनके आगे उड़कर मुझे दुख हो रहा है। हमें अब और आगे उड़ने की जरूरत नहीं है, जोमा ने कहा। अब आगे हेल्म्स डाइक है, जो एक प्राचीन खाई और प्राचीर है जो कि कॉम्ब के पार बनाई गई है,
हेलम्स गेट से 2 फरलांग नीचे। वहां हम मुड़ सकते हैं और युद्ध कर सकते हैं। नहीं, हम लोग तटबंध की रक्षा करने के लिए बहुत कम हैं, थियोडेन ने कहा। यह 1 मील या उससे अधिक लंबा है और इसमें दरार बहुत चौड़ी है। जोमा ने कहा, यदि हम पर दबाव डाला गया तो हमारे रियर गार्ड को उस स्थान पर खड़ा होना होगा। जब घुड़सवार बांध के उस हिस्से पर पहुंचे जहां ऊपर से जलधारा बह रही थी और उसके बगल से सड़क हॉर्नबर्ग से नीचे जा रही थी, तो वहां न तो कोई तारा था और न ही चांद। अचानक उनके सामने प्राचीर उभर आई, एक अंधेरे गड्ढे के पीछे एक ऊंची छाया। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, एक प्रेरी ने उन्हें चुनौती दी। जोमा ने उत्तर दिया, मार्क के भगवान हेल्म्स गेट की ओर जा रहे हैं। मैं, जोमा योमुंड के पुत्र, बोलो। ये तो आशा से परे शुभ समाचार है, प्रेरी ने कहा। जल्दी करो, दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ा है। सेना दरार से गुजरी और ऊपर ढलान वाली घास पर रुक गई। अब उन्हें खुशी हुई कि एर्किनब्रांड ने हेल्म्स गेट को पकड़ने के लिए कई लोगों को छोड़ दिया था, और तब से और भी लोग वहां से भाग गए थे। शायद हमारे पास पैदल लड़ने के लिए 1000 योग्य सैनिक हैं, गैमलिंग नामक एक बूढ़ा व्यक्ति, जो डाइक पर नजर रखने वालों का नेता था, ने कहा। लेकिन उनमें से ज्यादातर ने बहुत ज्यादा सर्दियां देखी हैं, जैसा कि मैंने देखा है, या बहुत कम, जैसा कि मेरे बेटे के बेटे ने देखा है। एर्किनब्रांड के बारे में क्या खबर है? कल खबर आई कि वह वेस्टफोल्ड के बचे हुए सबसे अच्छे घुड़सवारों के साथ यहाँ वापस जा रहा है। लेकिन वह नहीं आया है। मुझे डर है कि वह अब नहीं आएगा, जोमा ने कहा। हमारे स्काउट्स को उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है, और दुश्मन ने हमारे पीछे की पूरी घाटी को भर दिया है। मैं चाहता हूं कि वह बच निकले, थियोडेन ने कहा। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उसमें फिर से हेलम द हैमरहेंड की वीरता जीवित थी। लेकिन हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। यहाँ हमें अब अपनी सारी सेना दीवारों के पीछे खींच लेनी चाहिए। क्या आप अच्छी तरह से सुरक्षित हैं? हम बहुत कम आपूर्ति लेकर आए हैं, क्योंकि हम खुली लड़ाई के लिए निकले हैं, घेराबंदी करने के लिए नहीं। गैमलिंग ने कहा, हमारे पीछे डीप की गुफाओं में वेस्टफोल्ड के 3 हिस्से हैं, बूढ़ी और जवान, बच्चे और महिलाएं। लेकिन वहां भोजन का बहुत बड़ा भंडार और कई जानवर और उनका चारा भी इकट्ठा किया गया है। यह अच्छी बात है, जोमा ने कहा। वे घाटी में जो कुछ बचा है, उसे जला रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं। गैमलिंग ने कहा, यदि वे हेलम्स गेट पर हमारे सामान के लिए सौदेबाजी करने आएंगे तो उन्हें ऊंची कीमत चुकानी पड़ेगी। राजा और उसके घुड़सवार आगे बढ़ गए। नदी को पार करने वाले पुल से पहले वे घोड़े से उतर गए। एक लंबी कतार में वे अपने घोड़ों को रैंप पर ले गए और हॉर्नबर्ग के द्वार के भीतर से गुजरे। वहां उनका फिर से खुशी और नई उम्मीद के साथ स्वागत किया गया, क्योंकि अब वहां पर्याप्त लोग थे जो कि बर्ग और अवरोधक दीवार दोनों पर तैनात हो सकते थे। जोमा ने जल्दी से अपने आदमियों को तैयार कर दिया। राजा और उसके घराने के लोग हॉर्नबर्ग में थे, और वहां वेस्टफोल्ड के बहुत से लोग भी थे। लेकिन डीपिंग वॉल और उसके टॉवर पर, और उसके पीछे, जोमा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि यहाँ बचाव ज्यादा संदिग्ध लग रहा था, अगर हमला दृढ़ और बहुत ताकत से किया जाता। घोड़े थे, उन्हें इतनी सुरक्षा के साथ गहरे समुद्र तक ले जाया गया, जितनी बचाई जा सकती थी। डीपिंग वॉल 20 फीट ऊंची थी और इतनी मोटी थी कि 4 आदमी एक साथ ऊपर की ओर चल सकते थे, एक पैरापेट से सुरक्षित, जिस पर केवल एक लंबा आदमी ही देख सकता था। पत्थरों में जगह जगह दरारें थीं, जिनसे लोग गोली चला सकते थे। हॉर्नबर्ग के बाहरी प्रांगण में एक दरवाजे से नीचे जाने वाली सीढ़ी द्वारा इस किले तक पहुंचा जा सकता था। पीछे की ओर डीप से दीवार तक जाने के लिए 3 सीढ़ियां भी थीं, लेकिन सामने ये चिकनी थी, और इसके बड़े पत्थरों को इतनी कुशलता से लगाया गया था कि उनके जोड़ों पर पैर रखने की जगह नहीं मिल सकती थी, और शीर्ष पर वे समुद्र में डूबी चट्टान की तरह लटके हुए थे। गिमली दीवार पर लगी हुई लकड़ी के सहारे टिकी खड़ी थी। लेगोलास ऊपर मुंडेर पर बैठा था, अपने धनुष पर उंगलियां चला रहा था और अंधेरे में झांक रहा था। यह मुझे ज्यादा पसंद है, बॉने ने पत्थरों पर पैर पटकते हुए कहा। जब हम पहाड़ों के पास पहुंचते हैं तो मेरा दिल धड़कता है। यहाँ अच्छी चट्टानें हैं।
इस देश की हड्डियां मजबूत हैं। जब हम तटबंध से ऊपर आए तो मैंने उन्हें अपने पैरों में महसूस किया। मुझे 1 साल और मेरे 100 रिश्तेदार दे दो और मैं इसे ऐसी जगह बना दूंगा जहां सेनाएं पानी की तरह टूट पड़ेंगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, लेगोलस ने कहा। लेकिन तुम एक बौने हो, और बौने अजीब लोग होते हैं। मुझे ये जगह पसंद नहीं है, और दिन के उजाले में मुझे ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन तुम मुझे दिलासा देते हो, गिमली, और मुझे खुशी है कि तुम अपने मजबूत पैरों और अपनी सख्त कुल्हाड़ी के साथ मेरे पास खड़े हो। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच तुम्हारे और भी रिश्तेदार हों। लेकिन मिर्कुड के 100 अच्छे तीरंदाजों के लिए मैं और भी ज्यादा दे दूंगा। हमें उनकी जरूरत होगी। रोहिरिम के पास अपने बाद अच्छे धनुर्धर हैं। फैशन, लेकिन यहाँ बहुत कम है, बहुत कम। गिमली ने कहा, धनुर्विद्या के लिए अंधेरा हो गया है। वास्तव में सोने का समय हो गया है। नींद। मुझे इसकी जरूरत महसूस हो रही है, जैसा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई बौना ऐसा कर सकता है। घुड़सवारी थका देने वाला काम है। फिर भी मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथ में बेचैन है। मुझे ओरक नेक की एक पंक्ति और झूलने के लिए जगह दे दो और सारी थकान मुझसे दूर हो जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। घाटी में दूर दूर तक बिखरी हुई आग अभी भी जल रही थी। अब इसिंगाड के सैनिक चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। उनकी मशालों को कई पंक्तियों में कुंभ को लपेटते हुए देखा जा सकता था। अचानक ही डाइक से चीख पुकार की आवाजें आने लगी और लोगों की भयंकर युद्ध चीखें फूट पड़ीं। जलती हुई चिमनियां किनारे पर दिखाई दी और दरार पर घनी तरह से इकट्ठा हो गईं। फिर वे बिखर गईं और गायब हो गईं। लोग मैदान के ऊपर से और रैंप से हॉर्नबर्ग के गेट तक सरपट दौड़ते हुए वापस आए। वेस्टफोल्डर्स के रियरगार्ड को अंदर धकेल दिया गया था। उन्होंने कहा, शत्रु निकट आ गया है। हमने अपने पास मौजूद सभी तीर छोड़ दिए हैं और डाइक को ओर्क्स से भर दिया। लेकिन यह उन्हें लंबे समय तक नहीं रोक पाएगा। वे पहले से ही कई बिंदुओं पर किनारे पर चढ़ रहे हैं, माचिंग चींटियों की तरह घने। लेकिन हमने उन्हें मशालें न ले जाना सिखाया है। आधी रात हो चुकी थी। आसमान में एकदम अंधेरा था और भारी हवा की खामोशी तूफान का संकेत दे रही थी। अचानक बादलों पर एक चमकीली चमक चमक उठी। पूर्वी पहाड़ियों पर बिजली की शाखाएं चमक उठीं। दीवारों पर खड़े पहरेदारों ने एक पल के लिए देखा कि उनके और तटबंध के बीच की पूरी जगह सफेद रोशनी से जगमगा रही थी। ये काली आकृतियों से उबल रही थी और रेंग रही थी। कुछ छोटी और चौड़ी, कुछ लंबी और भयावह, ऊंची हेलमेट और काली ढालों के साथ। सैकड़ों और सैकड़ों लोग तटबंध के ऊपर और दरारों से होकर बह रहे थे। काली लहरें चट्टान से चट्टान तक दीवारों तक बह रही थीं। घाटी में गरज के साथ बारिश हो रही थी। बारिश जोरदार हो रही थी। बारिश की तरह घने तीर युद्ध की दीवारों पर सीटी बजाते हुए आए और पत्थरों पर टकराते हुए गिरे। कुछ ने निशाने पर निशाने साधे। हेल्म्स डीप पर हमला शुरू हो चुका था, लेकिन अंदर से कोई आवाज या चुनौती नहीं सुनी गई। जवाब देने वाले तीर नहीं आए। हमलावर सेनाएं रुक गईं, चट्टान और दीवार के मुंह खतरे से नाकाम हो गईं। बार बार बिजली ने अंधेरे को चीर दिया। फिर ओर्क्स चिल्लाए, भाले और तलवार लहराते हुए, और युद्ध के मैदान में खड़े किसी भी व्यक्ति पर तीरों की बौछार करते हुए, और मार्क के लोग आश्चर्यचकित होकर बाहर देखते रहे, जैसा कि उन्हें लगा, युद्ध के तूफान से घिरे काले मकई के एक बड़े मैदान पर, और हर कान कांटेदार रोशनी से चमक रहा था। पीतल की तुरही बज उठी। दुश्मन आगे बढ़ गया, कुछ डीपिंग वॉल की ओर, दूसरे कॉजवे और रैंप की ओर जो हॉर्नबर्ग गेट्स तक जाता था। वहां सबसे बड़े ऑक इकट्ठे हुए और डिनलैंड के जंगली लोग गिर गए। एक पल वे हिचकिचाए और फिर वे आगे बढ़ गए। बिजली चमकी और हर हेलमेट और ढाल पर चमक उठी और आइसेंगार्ड का भयानक हाथ दिखाई दिया। वे चट्टान के शिखर पर पहुंच गए, वे गेट्स की ओर बढ़ गए। फिर अंत में एक उत्तर आया, तीरों की एक बौछार ने उनका सामना किया और पत्थरों की बौछार की। वे डगमगाए, टूट गए और पीछे भाग गए और फिर से हमला किया, टूट गए और फिर से हमला किया, और हर बार, आने वाले समुद्र की तरह, वे एक ऊंचे स्थान पर रुक गए। फिर से तुरही बज उठी और दहाड़ते हुए लोगों का एक समूह आगे बढ़ा।
उन्होंने अपनी बड़ी ढालों को छत की तरह अपने ऊपर रखा, जबकि उनके बीच में शक्तिशाली पेड़ों के 2 तने थे। उनके पीछे ओर्क धनुर्धारी भीड़ में थे, दीवारों पर धनुर्धारियों पर तीरों की बौछार कर रहे थे। वे द्वार पर पहुंच गए। पेड़ों को मजबूत भुजाओं से झुलाया गया, जिससे लकड़ियां फट गईं। धमाका। अगर कोई आदमी ऊपर से गिरते पत्थर से कुचला जाता, तो 2 दूसरे उसकी जगह लेने के लिए उछल पड़ते। बार बार बड़े बड़े मेरे उछलते और टकराते। जोमा और आरागोर्न डीपिंग वॉल पर एक साथ खड़े थे। उन्होंने आवाज़ों की गर्जना और मेड़ों की धमक सुनी, और फिर अचानक रोशनी की चमक में उन्होंने फाटकों के खतरे को देखा। आओ, आरागोर्न ने कहा, यही वो समय है जब हम साथ मिलकर तलवारें खींचेंगे। आग की तरह दौड़ते हुए वे दीवार के साथ साथ और सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़े और चट्टान पर बाहरी प्रांगण में चले गए। भागते हुए उन्होंने मुट्ठी भर मजबूत तलवारबाजों को इकट्ठा किया। एक छोटा सा पिछला दरवाजा था जो पश्चिम की ओर बर्ग दीवार के एक कोने में खुलता था, जहां चट्टान उससे मिलने के लिए फैली हुई थी। उस तरफ एक संकरा रास्ता दीवार और चट्टान के बीच बड़े गेट की ओर जाता था। जोमा और आरागोर्न एक साथ दरवाजे से बाहर निकले, उनके आदमी पीछे पीछे थे। तलवारें म्यान से एक साथ चमक उठीं। गेटविनल, जोमेर चिल्लाया। गेटविनल मार्क के लिए। एंड्रिल, आरागोर्न चिल्लाया। एंड्रिल डिनेडेन के लिए। बगल से हमला करते हुए वे जंगली लोगों पर टूट पड़े। एंड्रिल सफ़ेद आग से चमकता हुआ ऊपर उठा और गिरा। दीवार और मीनार से एक चिल्लाहट उठी, एंड्रिल, एंड्रिल युद्ध के लिए जाता है। जो ब्लेड टूट गया था वह फिर से चमक रहा है। घबराकर तीरंदाजों ने पेड़ों को गिरा दिया और लड़ने के लिए मुड़ गए, लेकिन उनकी ढालों की दीवार बिजली के झटके से टूट गई और वे बह गए, कट गए या चट्टान के ऊपर से नीचे पथरीली धारा में फेंक दिए गए। ऑक तीरंदाजों ने बेतहाशा गोली चलाई और फिर भाग गए। एक पल के लिए जोमा और आरागोर्न गेट के सामने रुक गए। अब दूर दूर तक गड़गड़ाहट हो रही थी। दूर दक्षिण में पहाड़ों के बीच बिजली चमक रही थी। उत्तर से फिर से तेज हवा चल रही थी। बादल फटे हुए थे और बह रहे थे, और तारे झांक रहे थे, और कूम साइड की पहाड़ियों के ऊपर पश्चिम की ओर चांद चमक रहा था, तूफान के मलबे में पीले रंग की चमक। हम बहुत जल्दी नहीं आए, आरागोर्न ने फाटकों की ओर देखते हुए कहा। उनके बड़े बड़े कब्जे और लोहे की सलाखें उखड़ी हुई और मुड़ी हुई थीं, उनकी कई लकड़ियां टूट गई थीं। फिर भी हम दीवारों के पार उनकी रक्षा के लिए यहाँ नहीं रुक सकते, जोमा ने कहा। देखो, उसने पुल की ओर इशारा किया। पहले से ही ओर्क्स और मनुष्यों का एक बड़ा समूह फिर से नदी के पार इकट्ठा हो रहा था। तीरों ने चीखते हुए उनके आसपास के पत्थरों पर छलांग लगाई। आओ, हमें वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हम ढेर लगाने के लिए क्या कर सकते हैं। अंदर के दरवाजों पर पत्थर और शहतीर लगाओ। अब आओ। वे मुड़े और भाग गए। उस समय मारे गए लोगों के बीच निश्चल पड़े कुछ दर्जन ओर्क्स अपने पैरों पर उछल पड़े और चुपचाप और तेजी से पीछे आ गए। 2 ने जोमा की एड़ी पर खुद को जमीन पर फेंका, उसे ठोकर मारी, और एक पल में वे उसके ऊपर थे। लेकिन एक छोटा सा काला व्यक्ति जिसे किसी ने नहीं देखा था, छाया से बाहर निकला और एक कर्कश आवाज में चिल्लाया, बारुक खजवद, खजवद ए मकुनू। एक कुल्हाड़ी घूमी और पीछे की ओर चली गई। 2 ओर्क्स बिना सिर के गिर गए, बाकी भाग गए। जोमेर ने संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की, जबकि आरागोर्न उसकी सहायता के लिए दौड़ा। पोस्टन को फिर से बंद कर दिया गया, लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया गया और अंदर पत्थरों का ढेर लगा दिया गया। जब सभी सुरक्षित अंदर आ गए, तो जोमा मुड़ा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, गिमली, ग्लूइन का बेटा। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे साथ छापे में थे, लेकिन अक्सर बिना बुलाए मेहमान सबसे अच्छी संगत साबित होते हैं। तुम वहाँ कैसे आए? मैं नींद से उबरने के लिए तुम्हारे पीछे चला गया, गिमली ने कहा, लेकिन मैंने पहाड़ी लोगों पर नजर डाली और वे मेरे लिए बहुत बड़े लग रहे थे, इसलिए मैं देखने के लिए एक पत्थर के पास बैठ गया। तुम्हारी तलवारबाजी का बदला चुकाना मेरे लिए आसान नहीं होगा, जोमेर ने कहा। बोना हंसा, रात खत्म होने से पहले कई मौके आ सकते हैं, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ।
मोरिया छोड़ने के बाद से अब तक मैंने लकड़ी के अलावा कुछ नहीं काटा है। 2 गिमली ने अपनी कुल्हाड़ी थपथपाते हुए कहा। वह वापस अपनी जगह पर आ गया था। दीवार 2 लेगोलस ने कहा, मैंने बेहतर काम किया है, हालांकि अब मुझे खर्च हो चुके तीरों को टटोलना होगा। मेरे सारे तीर खत्म हो चुके हैं। फिर भी मैं अपनी कहानी कम से कम 20 तक पहुंचा सकता हूँ। लेकिन ये जंगल में कुछ पत्ते ही हैं। अब आसमान तेजी से साफ हो रहा था और डूबता हुआ चांद चमक रहा था। लेकिन ये रोशनी राइडर्स ऑफ द मार्क के लिए बहुत कम उम्मीद लेकर आई। उनके सामने दुश्मन कम होने के बजाय बढ़ रहे थे, और भी ज्यादा दुश्मन घाटी से दरार के जरिए आगे बढ़ रहे थे। चट्टान पर हमला करने के बाद थोड़ी राहत मिली। गेट पर हमला दोगुना हो गया। डीपिंग वॉल के सामने इसेनगार्ड की सेना समुद्र की तरह दहाड़ रही थी। ओर्क्स और पहाड़ी लोग इसके चारों ओर एक छोर से दूसरे छोर तक झुंड में थे। रस्सियों को पकड़ने के लिए हुक लगाए गए थे, जिन्हें लोग इतनी तेजी से पैरापेट पर फेंक रहे थे कि लोग उन्हें काट नहीं पा रहे थे या उन्हें वापस नहीं फेंक पा रहे थे। सैकड़ों लंबी सीढ़ियां ऊपर उठाई गईं। कई सीढ़ियां खंडहर में गिर गईं, लेकिन उनकी जगह कई और सीढ़ियां आ गईं, और ओर्क्स ने उन्हें दक्षिण के अंधेरे जंगलों में बंदरों की तरह उछाल दिया। दीवार के पैर के सामने मरे हुए और टूटे हुए लोग तूफान में पत्थर की तरह ढेर हो गए थे। भयानक टीले और भी ऊंचे हो गए, और फिर भी दुश्मन आ गया। रोहन के लोग थक गए। उनके सारे तीर खत्म हो गए थे, और हर तीर निकल चुका था। उनकी तलवारें कटी हुई थीं, और उनकी ढालें फटी हुई थीं। 3 बार आरागोर्न और जोमा ने उन्हें इकट्ठा किया, और 3 बार एंड्रल ने एक हताश हमले में आग उगल दी जिसने दुश्मन को दीवार से खदेड़ दिया। तभी पीछे की ओर गहरे समुद्र में शोर मच गया। ओर्क्स चूहों की तरह उस नाले से होकर घुस आए थे, जिससे होकर नदी बहती थी। वे चट्टानों की छाया में जमा हो गए थे, जब तक कि ऊपर का हमला सबसे तेज नहीं हो गया और लगभग सभी रक्षाकर्मी दीवार के ऊपर भाग गए। फिर वे बाहर निकल आए। पहले से ही कुछ लोग गहरे समुद्र में घुस गए थे और घोड़ों के बीच थे, पहरेदारों से लड़ रहे थे। गिमली दीवार से नीचे कूदा और भयंकर चीख के साथ चट्टानों में गूंज उठा। खजवद, खजवद। जल्द ही उसका काम खत्म हो गया। एओई, वह चिल्लाया। ओर्क्स दीवार के पीछे हैं। एओई, आओ लेगोलास, हम दोनों के लिए पर्याप्त हैं। खजवद ए मकुनु। गैमलिंग द ओल्ड ने हॉर्नबर्ग से नीचे देखा। बौने की ऊंची आवाज को सभी शोरगुल के बीच से सुना। ओर्क्स गहरे समुद्र में हैं। उसने चिल्लाया। हेल्म, हेल्म, आगे हेल्मिंगस। वह चिल्लाया और वेस्टफोल्ड के कई लोगों को पीछे छोड़कर चट्टान से सीढ़ी से नीचे कूद पड़ा। उनका आक्रमण भयंकर और अचानक था, और ओर्क्स ने उनके सामने हार मान ली। कुछ ही समय में वे घाटी की संकरी जगह में घिर गए, और सभी मारे गए या चीखते हुए गहरे समुद्र की खाई में छिपे हुए गुफाओं के संरक्षकों के सामने गिर गए। 21 गिमली चिल्लाया। उसने 2 हाथों से वार किया और आखिरी ऑक को अपने पैरों के सामने रख दिया। अब मेरी गिनती मास्टर लेगोलास से फिर आगे निकल गई है। हमें इस चूहे के बिल को बंद करना होगा, गैमलिंग ने कहा। बौनों के बारे में कहा जाता है कि वे पत्थर से चालाकी से काम लेते हैं। हमें अपनी सहायता दीजिए, गुरु, गिमली ने कहा। हम न तो युद्ध कुल्हाड़ियों से पत्थर बनाते हैं, न ही अपने नाखूनों से, लेकिन मैं यथासंभव मदद करूंगा। उन्होंने जितने छोटे छोटे पत्थर और टूटे हुए पत्थर हाथ में लिए, उन्हें इकट्ठा किया और गिमली के निर्देशन में वेस्टफोल्ड के लोगों ने पुलिया के अंदरूनी छोर को तब तक बंद कर दिया, जब तक कि केवल एक संकरा रास्ता ही नहीं रह गया। फिर बारिश से उफनती डीपिंग धारा अपने बंद रास्ते में उछलने लगी और धीरे धीरे ठंडे तालाबों में एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक फैल गई। ऊपर मौसम शुष्क होगा, गिमली ने कहा। आओ गैमलिंग, देखते हैं कैसा होता है। चीजें दीवार पर चली जाती हैं। वो ऊपर चढ़ गया और लेगोलास को आरागोर्न और जोमा के बगल में पाया। अपने लंबे चाकू को तेज करते हुए हमले में कुछ देर के लिए शांति रही, क्योंकि पुलिया के जरिए अंदर घुसने की कोशिश नाकाम कर दी गई थी। 21 गिमली ने कहा। अच्छा, लेगोलास ने कहा, लेकिन मेरी गिनती अब 2 दर्जन है। यहाँ चाकू से काम किया गया है।
जोमा और आरागोर्न थके हुए अपनी तलवारों पर झुके हुए थे। बाईं ओर दूर चट्टान पर लड़ाई का शोर और शोर फिर से जोर से उठा। लेकिन हॉर्नबर्ग अभी भी समुद्र में एक द्वीप की तरह मजबूती से खड़ा था। इसके द्वार खंडहर में पड़े थे, लेकिन बीम और पत्थरों की बाढ़ के ऊपर से अभी तक कोई दुश्मन नहीं गुजरा था। अरागोर्न ने पीले तारों और चांद को देखा, जो अब घाटी को घेरने वाली पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था। ये रात सालों जितनी लंबी है, उसने कहा। दिन कब तक रहेगा? भोर अब दूर नहीं है, गैमलिंग ने कहा, जो अब उसके पास चढ़ गया था। लेकिन मुझे डर है कि भोर हमारी मदद नहीं करेगी। फिर भी भोर हमेशा मनुष्य की आशा है, अरागोर्न ने कहा। लेकिन ये इसेंगार्ड के प्राणी, ये आधे ओर्क और भूत पुरुष जो सरोमन की गंदी चाल से पैदा हुए हैं, वे सूरज की रोशनी में नहीं डरेंगे, गैमलिंग ने कहा। और न ही पहाड़ियों के जंगली लोग। क्या आप उनकी आवाज़ें नहीं सुनते? जोमेर ने कहा, मैं उन्हें सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे कानों में वे केवल पक्षियों की चीखें और जानवरों की दहाड़ें हैं। फिर भी बहुत से लोग हैं जो डिनलैंड की भाषा में चिल्लाते हैं, गैमलिंग ने कहा। मैं उस भाषा को जानता हूँ। यह मनुष्यों की एक प्राचीन भाषा है, और एक बार मार्क की कई पश्चिमी घाटियों में बोली जाती थी। सुनो, वे हमसे नफरत करते हैं, और वे खुश हैं, क्योंकि उन्हें हमारा विनाश निश्चित लगता है। राजा, राजा, वे चिल्लाते हैं, हम उनके राजा को ले जाएंगे। फगोइल की मौत, स्ट्रॉहेड्स की मौत, उत्तर के लुटेरों की मौत। वे हमारे लिए ऐसे नाम रखते हैं। आधे हजार साल में भी वे अपनी शिकायत नहीं भूले हैं कि गोंडोर के लॉर्ड्स ने मार्क को योरल द यंग को दे दिया और उसके साथ गठबंधन कर लिया। उस पुरानी नफरत को सरोमन ने भड़का दिया है। जब वे उत्तेजित होते हैं तो वे उग्र लोग बन जाते हैं। वे अब शाम या सुबह तक रास्ता नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि थ्योडेन को नहीं ले लिया जाता, या वे खुद मारे नहीं जाते। फिर भी दिन मेरे लिए आशा लेकर आएगा, आरागोर्न ने कहा। क्या यह नहीं कहा जाता कि अगर लोग हॉर्नबर्ग की रक्षा करते तो कोई भी दुश्मन उसे कभी नहीं ले पाता? ऐसा गायक कहते हैं, जोमेर ने कहा। तो फिर हम इसकी रक्षा करें और आशा करें, अरागोर्न ने कहा। वे जब बोल रहे थे तभी तुरही की ध्वनि सुनाई दी। धमाका हुआ और आग और धुएं की चमक उठी। डीपिंग स्ट्रीम का पानी फुफकारता हुआ और झाग उगलता हुआ बह निकला। वे अब और नहीं घुटे, दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। कई काली आकृतियां अंदर आ गईं। सरुमन की शैतानी, आरागोर्न चिल्लाया। जब हम बात कर रहे थे, तब वे फिर से नाले में घुस आए और उन्होंने हमारे पैरों के नीचे उर्थानक की आग जला दी। अलेंडिल, अलेंडिल, उसने चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही वह खाई में कूदा। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, युद्ध की दीवारों के खिलाफ 100 सीढ़ियां खड़ी कर दी गईं। दीवार के ऊपर और दीवार के नीचे आखिरी हमला रेत की पहाड़ी पर एक काली लहर की तरह बहता हुआ आया। रक्षा को बहा दिया गया। कुछ घुड़सवारों को पीछे धकेल दिया गया, और भी आगे गहरे में, गिरते हुए और लड़ते हुए, कदम दर कदम, गुफाओं की ओर बढ़ते हुए। दूसरों ने गढ़ की ओर अपना रास्ता काट दिया। एक चौड़ी सीढ़ी, जो द्वीप से चट्टान और हॉर्नबर्ग के पिछले गेट तक चढ़ी थी। नीचे के पास आरागोर्न खड़ा था। उसके हाथ में अभी भी एंड्रिल चमक रहा था, और तलवार के आतंक ने कुछ देर के लिए दुश्मन को रोक दिया, क्योंकि एक एक करके सभी जो सीढ़ी पर चढ़ सकते थे, गेट की ओर बढ़ गए। ऊपरी सीढ़ियों पर पीछे लेगोलस घुटनों के बल बैठा था। उसका धनुष मुड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास केवल एक तीर बचा था, और वह अब बाहर झांक रहा था। सीढ़ी के पास आने की हिम्मत करने वाले पहले ऑक को गोली मारने के लिए तैयार था। अब जो भी हो सकता है, वह सुरक्षित अंदर चला जाए, आरागोर्न, उसने पुकारा। वापस आओ। आरागोर्न मुड़ा और सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ा, लेकिन भागते समय वह अपनी थकान के कारण लड़खड़ा गया। उसके दुश्मन तुरंत आगे बढ़ गए। ओर्क्स चिल्लाते हुए आए, अपनी लंबी भुजाओं के साथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। सबसे आगे वाले के गले में लेगोलास का आखिरी तीर लगा और वह गिर गया। लेकिन बाकी उसके ऊपर से कूद गए। फिर ऊपर की बाहरी दीवार से फेंका गया एक बड़ा पत्थर सीढ़ियों पर गिरा और उन्हें वापस गहरे समुद्र में फेंक दिया। आरागोर्न ने दरवाजा पकड़ा और तेजी से उसके पीछे गिर गया। हालात खराब हो रहे हैं, मेरे दोस्तों,
उसने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। काफी बीमार हूँ, लेगोलस ने कहा, लेकिन अभी भी निराश नहीं हूँ जब तक तुम हमारे साथ हो। हमारे साथ? गिमली कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, आरागोर्न ने कहा। मैंने उसे आखिरी बार दीवार के पीछे जमीन पर लड़ते हुए देखा था, लेकिन दुश्मन ने हमें अलग कर दिया। हाय, ये तो बुरी खबर है, लेगोलस ने कहा। वह मोटा और मजबूत है, आरागोर्न ने कहा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो वापस गुफाओं में भाग जाएगा। वहाँ वो कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेगा, हमसे ज्यादा सुरक्षित। ऐसी शरणस्थली किसी बौने को भी पसंद आएगी। यही मेरी आशा है, लेगोलास ने कहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह इस ओर आए। मैं मास्टर गिमली को बताना चाहता था कि मेरी कहानी अब 29 हो गई है। अगर वह वापस गुफाओं में जीत जाता है, तो वह फिर से आपकी गिनती में सबसे आगे निकल जाएगा, आरागोर्न ने हंसते हुए कहा। मैंने कभी किसी कुल्हाड़ी को इस तरह से इस्तेमाल होते नहीं देखा। मुझे जाकर कुछ तीर ढूंढने चाहिए, लेगोलास ने कहा। काश ये रात खत्म हो जाती और मुझे तीर चलाने के लिए बेहतर रोशनी मिल जाती। अरागोर्न अब गढ़ में चला गया। वहां उसे यह जानकर निराशा हुई कि जोमा हॉर्नबर्ग तक नहीं पहुंचा था। नहीं, वो चट्टान पर नहीं आया, वेस्टफोल्ड के एक व्यक्ति ने कहा। मैंने उसे आखिरी बार अपने आसपास लोगों को इकट्ठा करते और द्वीप के मुहाने पर लड़ते देखा था। गैमलिंग और बौना उसके साथ थे, लेकिन मैं उनके पास नहीं आ सका। अरागोर्न भीतरी प्रांगण से आगे बढ़ा और मीनार के एक ऊंचे कक्ष में चढ़ गया। वहां राजा खड़ा था, एक संकरी खिड़की के सामने अंधेरा घाटी की ओर देख रहा था। क्या खबर है, अरागोर्न? उसने पूछा। दीपिंग दीवार पर कब्जा कर लिया गया है, प्रभु, और सारी सुरक्षा नष्ट हो गई है, लेकिन कई लोग बचकर चट्टान पर पहुंच गए हैं। क्या जोमेर यहाँ है? नहीं, महाराज, लेकिन आपके बहुत से लोग गहरे समुद्र में चले गए हैं, और कुछ कहते हैं कि जोमा भी उनमें से एक था। संकरी जगहों पर वे दुश्मनों को रोक सकते हैं और गुफाओं के भीतर आ सकते हैं। तब उनके पास क्या उम्मीद होगी, यह मैं नहीं जानता। हमसे ज्यादा कहा जाता है कि यहाँ का भोजन अच्छा है, और यहाँ की हवा भी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ दूर दूर तक चट्टानों में दरारों से पानी निकलता है। दृढ़ निश्चयी लोगों के सामने कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकता। वे लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, लेकिन वो कॉर्थेंक से शैतानी हथियार लेकर आए हैं, आरागोर्न ने कहा। उनके पास एक धमाकेदार आग है, और इसके साथ ही उन्होंने दीवार पर कब्जा कर लिया। अगर वे गुफाओं में नहीं आ सकते, तो वे अंदर की गुफाओं को बंद कर सकते हैं। लेकिन अब हमें अपने सारे विचार अपनी रक्षा पर केंद्रित करने चाहिए। मैं इस जेल में परेशान हूँ, थियोडेन ने कहा। अगर मैं मैदान में अपने आदमियों के आगे भाला रख सकता, तो शायद मैं फिर से युद्ध का आनंद महसूस कर सकता और इस तरह समाप्त हो सकता। लेकिन मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। कम से कम यहाँ तो आप मार्क के सबसे मजबूत किले में सुरक्षित हैं, आरागोर्न ने कहा। ईडोरस या यहाँ तक कि पहाड़ों में डनहेरो की तुलना में हॉर्नबर्ग में आपकी रक्षा करने की हमें अधिक उम्मीद है। ऐसा कहा जाता है कि हॉर्नबर्ग पर कभी हमला नहीं हुआ, थियोडेन, लेकिन अब मेरा दिल संदिग्ध है। दुनिया बदल जाती है, और जो कुछ कभी मजबूत था वह अब अनिश्चित साबित होता है। कोई भी टावर इतनी संख्या और इतनी बेपरवाह नफरत का सामना कैसे कर सकता है? अगर मुझे पता होता कि इसेनेगार्ड की ताकत इतनी बढ़ गई है, तो शायद मैं गैंडाल्फ की सारी कलाओं के बावजूद इतनी जल्दबाजी में उसका सामना करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। उसकी सलाह अब उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी सुबह के सूरज के नीचे लगती थी। अरागोर्न ने कहा, जब तक सब कुछ खत्म न हो जाए, गैंडाल्फ की सलाह पर निर्णय मत लीजिए, प्रभु। अंत में ज्यादा समय नहीं लगेगा, राजा ने कहा। लेकिन मैं यहाँ समाप्त नहीं होऊंगा, एक जाल में फंसे बूढ़े बिज्जू की तरह। स्नोमैन और हसुफेल और मेरे रक्षक घोड़े भीतरी प्रांगण में हैं। जब भोर होगी, मैं लोगों को हेल्म का सींग बजाने का आदेश दूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। क्या तुम तब मेरे साथ सवारी करोगे, इराथॉर्न के बेटे? शायद हम एक रास्ता बना लें, या ऐसा अंत करें जो एक गीत के लायक होगा अगर कोई हमारे बारे में गाने के लिए बचा हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अरागोर्न ने कहा।
विदा लेकर वह दीवारों पर वापस लौटा और उनके पूरे घेरे में घूमकर लोगों का हौसला बढ़ाया और जहां भी हमला हुआ वहां मदद की। लेगोलास उसके साथ गया। नीचे से आग के धमाके उछले और पत्थर हिलने लगे। पकड़ने के लिए हुक फेंके गए और सीढ़ियां खड़ी की गईं। बार बार ऑक्स बाहरी दीवार के शिखर पर पहुंचे और फिर से रक्षकों ने उन्हें नीचे गिरा दिया। आखिरकार आरागोर्न दुश्मनों के तीरों से बेखबर बड़े दरवाजों के ऊपर खड़ा था। जब उसने आगे देखा तो उसने देखा कि पूर्वी आसमान पीला पड़ गया है। फिर उसने बातचीत के संकेत के तौर पर अपना खाली हाथ हथेली बाहर की ओर उठाई। ओर्क्स चिल्लाए और उनका मजाक उड़ाया। नीचे आओ, नीचे आओ, वे चिल्लाए। अगर तुम हमसे बात करना चाहते हो तो नीचे आओ। अपने राजा को बाहर लाओ। हम लड़ाकू उरुएक हाई हैं। अगर वह नहीं आया तो हम उसे उसके बिल से बाहर निकालेंगे। अपने छिपे हुए राजा को बाहर लाओ। अरागोर्न ने कहा, राजा अपनी इच्छा से रहता है या आता है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, तुम बाहर क्यों देख रहे हो? क्या तुम हमारी सेना की महानता देखना चाहते हो? हम लड़ाकू उरुएक हाई हैं। मैंने भोर देखने के लिए बाहर देखा, अरागोर्न ने कहा। भोर का क्या? उन्होंने मजाक उड़ाया। हम उरुएक हाई हैं। हम रात या दिन, अच्छे मौसम या तूफान के लिए लड़ाई नहीं रोकते। हम मारने के लिए आते हैं, चाहे सूरज से या चांद से। भोर का क्या? कोई नहीं जानता कि नया दिन उसके लिए क्या लेकर आएगा, अरागोर्न ने कहा। तुम जाओ इससे पहले कि यह तुम्हारी बुराई में बदल जाए, इसे चला जाओ। वे चिल्ला रहे थे, नीचे उतर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें दीवार से गोली मार देंगे। यह कोई बातचीत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं कहना है। मैं अभी भी यही कहना चाहता हूँ, आरागोर्न ने उत्तर दिया। अभी तक किसी दुश्मन ने हॉर्नबर्ग पर कब्जा नहीं किया है। चले जाओ, नहीं तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। उत्तर की ओर समाचार ले जाने के लिए कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तुम अपने खतरे को नहीं जानते। अरागोर्न में इतनी महान शक्ति और राजसीपन का पता चला जब वह अपने दुश्मनों की सेना के सामने खंडहर हो चुके फाटकों के ऊपर अकेला खड़ा था कि कई जंगली लोग रुक गए और अपने कंधों के पीछे घाटी की ओर देखने लगे और कुछ ने संदेह से आसमान की ओर देखा। लेकिन ऑक जोर से हंसे और जब अरागोर्न नीचे कूदा तो दीवार के ऊपर से भालों और तीरों की बौछार हुई। एक जोरदार गर्जना हुई और आग का विस्फोट हुआ। जिस गेट के ऊपर वह कुछ देर पहले खड़ा था, उसका मेहराब टूटकर धुएं और धूल में बदल गया। बैरिकेड ऐसे बिखर गया जैसे बिजली गिर गई हो। अरागोर्न राजा के टॉवर की ओर भागा, लेकिन जब गेट गिरा और उसके आसपास के ओर्क्स ने हमला करने की तैयारी करते हुए चिल्लाना शुरू किया, तो उनके पीछे से एक बड़बड़ाहट आई, दूर से आती हवा की तरह, और यह भोर में अजीब खबर सुनाने वाली कई आवाज़ों के शोर में बदल गई। रॉक पर मौजूद ओर्क्स ने निराशा की अफवाह सुनी। वे डगमगा गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। और फिर अचानक और भयानक ऊपर के टॉवर से हेल्म के बड़े सींग की आवाज़ सुनाई दी। जिसने भी वह आवाज़ सुनी वह कांप उठा। बहुत से ओर्क्स ने अपने चेहरे के बल लेटकर अपने कानों को अपने पंजों से ढक लिया। गहरे सागर से वापस आते समय गूंजें आती रहीं, धमाकों पर धमाका, मानो हर चट्टान और पहाड़ी पर कोई शक्तिशाली हेरल्ड खड़ा हो। लेकिन दीवारों पर खड़े लोग आश्चर्य से सुनते हुए ऊपर देखते रहे, क्योंकि गूंजें खत्म नहीं हुई थीं। पहाड़ियों के बीच सींगों की आवाज़ें लगातार बढ़ती रहीं, अब वे और भी करीब और तेज होती गईं। वे एक दूसरे को जवाब देती रहीं, भयंकर और स्वतंत्र रूप से। हेल्म, हेल्म, सवार चिल्लाए। हेल्म उठ गया है और युद्ध में वापस आ गया है। थियोडेन राजा के लिए हेल्म। और उस चिल्लाहट के साथ राजा आया। उसका घोड़ा बर्फ की तरह सफ़ेद था, उसकी ढाल सुनहरी थी और उसका भाला लंबा था। उसके दाहिने हाथ पर एरागोर्न था, जो अलिंडल का वारिस था। उसके पीछे यूरल द यंग के घराने के सरदार सवार थे। आकाश में रोशनी चमक उठी। रात चली गई। आगे अवलिंगस चीखते हुए और बहुत शोर मचाते हुए वे आगे बढ़े। वे फाटकों से नीचे उतरे, पुलिया को पार करते हुए आगे बढ़े और आगे निकल गए। इसिंगार्ड की सेना घास के बीच हवा की तरह थी।
उनके पीछे गहरे सागर से गुफाओं से निकलकर लोगों की कठोर चीखें आ रही थीं, जो दुश्मन को खदेड़ रही थीं। चट्टान पर बचे हुए सभी लोग बाहर निकल आए, और पहाड़ियों में हमेशा सींग बजाने की आवाज़ गूंजती रही। राजा और उसके साथी सवार होकर आगे बढ़े। कप्तान और चैंपियन उनके सामने गिर गए या भाग गए। न तो ओर्क और न ही मनुष्य उनका सामना कर सके। उनकी पीठ सवारों की तलवारों और भालों की ओर थी और उनके चेहरे घाटी की ओर थे। वे चिल्लाए और विलाप किया, क्योंकि दिन के उगने के साथ ही उन पर भय और बड़ा आश्चर्य छा गया था। इसलिए राजा थ्योडेन हेल्म्स गेट से निकलकर महान डाइक की ओर बढ़े। वहां पर समूह रुक गया। उनके चारों ओर प्रकाश चमकने लगा। सूरज की किरणें पूर्वी पहाड़ियों के ऊपर चमक उठीं और उनके भालों पर चमक उठीं। लेकिन वे अपने घोड़ों पर चुपचाप बैठे रहे और वे डीपिंग कूम पर नजर गड़ाए रहे। जमीन बदल गई थी। जहां पहले हरी भरी घाटी थी, जिसकी घास की ढलानें हमेशा बढ़ती पहाड़ियों को छूती थीं, वहां अब एक जंगल दिखाई दे रहा था। बड़े बड़े पेड़, नंगे और खामोश, एक के बाद एक, उलझी हुई शाखाओं और भूरे सिर के साथ खड़े थे। उनकी मुड़ी हुई जड़ें लंबी हरी घास में दबी हुई थीं। उनके नीचे अंधेरा था। बांध और उस नामहीन जंगल की छत के बीच सिर्फ 2 खुले फरलांग थे। अब सरुमन के गर्वित सैनिक राजा और पेड़ों के डर से कांप रहे थे। वे हेल्म्स गेट से नीचे की ओर तब तक बहते रहे जब तक कि बांध के ऊपर का इलाका उनसे खाली नहीं हो गया, लेकिन उसके नीचे वे झुंड में मक्खियों की तरह जमा हो गए। वे व्यर्थ ही भागने की कोशिश में कॉम्ब की दीवारों पर रेंगते और चढ़ते रहे। पूर्व की ओर घाटी का किनारा बहुत ही सीधा और पथरीला था। बाईं ओर पश्चिम से उनका अंतिम विनाश निकट आ रहा था। अचानक एक पहाड़ी पर एक सवार दिखाई दिया, जो सफेद कपड़े पहने हुए था और उगते सूरज की रोशनी में चमक रहा था। निचली पहाड़ियों पर सींग बज रहे थे। उसके पीछे लंबी ढलानों से तेजी से नीचे उतरते हुए 1000 आदमी पैदल थे। उनके हाथों में तलवारें थीं। उनके बीच एक लंबा और मजबूत आदमी चल रहा था। उसकी ढाल लाल थी। जैसे ही वह घाटी के किनारे पर आया, उसने अपने होठों पर एक बड़ा काला सींग लगाया और एक जोरदार धमाका किया। इर्किनब्रांड! राइडर्स चिल्लाए। इर्किनब्रांड! देखो, सफेद सवार! आरागोर्न चिल्लाया। गंडाल्फ फिर से आ गया है। मित्रंडर! लेगोलस ने कहा, ये वाकई जादू है। आओ, इस जंगल को देखो, इससे पहले कि जादू बदल जाए। इसेंगार्ड की सेनाएं दहाड़ रही थीं, इधर उधर हिल रही थीं, डर से डर रही थीं। फिर से टॉवर से सींग की आवाज आई। डाइक के दरार से नीचे राजा की सेना ने हमला किया। पहाड़ियों से नीचे छलांग लगाई वेस्टफोल्ड के स्वामी इर्किनब्रांड। शैडोफैक्स नीचे कूद पड़ा, जैसे कोई हिरन पहाड़ों में पक्के कदमों से दौड़ता है। सफेद सवार उन पर था, और उसके आने के डर से दुश्मन पागल हो गया। जंगली लोग उसके सामने मुंह के बल गिर पड़े। ओर्क लड़खड़ाए और चीखने लगे और तलवार और भाले दोनों को एक तरफ फेंक दिया। वे बढ़ती हवा से उड़ते काले धुएं की तरह भाग गए। वे रोते हुए पेड़ों की प्रतीक्षा कर रही छाया के नीचे से गुजरे, और उस छाया से फिर कभी कोई नहीं निकला।